वेलकम टू एडुजेंट्रम और साइंस लेक्चर सीरीज़ में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है फिज़िक्स का उसका टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में देख लेते हैं। ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी अट्रैक्ट अदर बॉडी बाय अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, कोई भी जो बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसको ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या क्या कहता है ये देखते हैं। The force of gravitational attraction between two points bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो न्यूटन क्या कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है किन्हीं भी दो बॉडीज़ के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस का जो प्रोडक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मास m1 और m2, ठीक है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, m1 इंटू m2। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिस्टेंस मान लीजिए उनके बीच में r है तो 1 में r स्क्वायर। ठीक है, तो वो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन फार्मूला देखते हैं तो फार्मूला क्या बनता है, F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पूछेंगे आपकी ये g क्या चीज़ है। ठीक है, तो हियर g कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, g को क्या कहते हैं, कैपिटल g को जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये वैल्यू है, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्लस इसकी यूनिट ध्यान रखना, बिकॉज पेपर में क्या है कि कभी कभी यूनिट पूछ लेगा कि ये जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, अब ग्रेविटी के बारे में देखते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। दैट इज़ ग्रेविटी इज़ फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, ग्रेविटी कितनी हो गई अर्थ की, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट भी ध्यान रखना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज एंड मास ऑफ बॉडी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज़ और मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक स्टोन है जो 10 kg का है और एक स्टोन 20 kg का है, और अगर आप उनको सेम हाइट से छोड़ते हो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स तो वो दोनों एक साथ में ही नीचे गिरेंगे। ठीक है, इससे पता चलता है कि ग्रेविटी जो है वो किसी शेप, साइज़ और मास के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। इफ़ अ मैन कैन जंप विद अ वेलोसिटी v फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ प्लैनेट, हाइट अटेंड बाय मैन इज़ v स्क्वायर अपॉन में 2g। ठीक है, अगर कोई आदमी v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जंप करता है तो वो कितनी हाइट तक जंप कर सकता है, v स्क्वायर अपॉन में 2g। v क्या है, उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, और ट्वाइस ऑफ ग्रेविटी। द वैल्यू ऑफ स्मॉल g ऑन मून इज़ लेस देन दैट ऑन अर्थ। ठीक है, मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ से कम है, हैंस ऑन द मून अ मैन कैन जंप हायर देन द अर्थ। ठीक है, तो इसलिए चांद के ऊपर कोई आदमी जो है वो ज़्यादा जंप कर सकता है इन कंपैरिजन टू अर्थ। ठीक है, ज़्यादा हाइट तक। ठीक है, वेरिएशन इन स्मॉल जी वेट इज़ इक्वल टू mg। ठीक है, वेरिएशन कहाँ कहाँ आता है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज विद हाइट एंड डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, जो ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हाइट के साथ में कम होती जाती है। ठीक है, और g इज़ मैक्सिमम एट पोल्स, जो अपने पोल हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि अपने जो पोल्स हैं वो बिल्कुल राउंड में नहीं है, वो थोड़े प्लेन शेप में हैं, जिसकी वजह से वो जो अपने अर्थ के सेंटर के पास में आते हैं ज़्यादा, इस वजह से वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है। जी इज़ मैक्सिमम मिनिमम एट इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पे जो है वो अपना ग्रेविटेशनल पुल जो है वो
कम मिनिमम है, और जी डिक्रीज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का जो रोटेशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपका ग्रेविटी है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रेविटी डिक्रीज इफ़ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीज एंड इंक्रीज इफ़ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ डिक्रीज। ठीक है, अगर अर्थ की जो एंगुलर स्पीड है जो 23.5 डिग्री के अकॉर्डिंग जो रोटेशन होता है, अगर वो बढ़ती है तो ग्रेविटी जो है वो कम हो जाती है, और अगर वो एंगुलर स्पीड कम होती है तो ग्रेविटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। इफ़ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ बिकम 17 टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू, अ बॉडी ऑन इक्वेटर बिकम्स वेटलेस। ठीक है, अगर कोई भी अर्थ का जो एंगुलर स्पीड है अगर वो 17 टाइम्स बढ़ जाए, मान लीजिए कि अभी 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और 17 टाइम्स 170 हो जाए, तो जो इक्वेटर के ऊपर जो बॉडी होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वो वेटलेस हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ये मतलब नहीं होगा कि जो ग्रेविटी है वो जीरो हो जाएगी, बट वो वेटलेस हो जाएगा। ठीक है, और वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। ठीक है, मान लीजिए अगर आप किसी लिफ्ट में हैं तो उसके अकॉर्डिंग लिफ्ट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जो बॉडी वेट है वो कैसे कैसे चेंज होता है उसके बारे में दे रखा है। इफ़ लिफ्ट इज़ अ स्टेशनरी और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड, द अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू इट्स ट्रू वेट। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब जो लिफ्ट है अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से या तो वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ठीक है, तो जो बॉडी का एक्चुअल वेट है ना वही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि वेट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इफ़ लिफ्ट इज़ गोइंग अप विद द एक्सेलरेशन, द अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इज़ मोर देन द ट्रू वेट। ठीक है, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, मान लीजिए कि फर्स्ट सेकंड के अंदर वो 10 किलोमीटर्स पे चल रही थी, सेकंड दूसरे 2 मिनट के बाद में वो 12-15, इस तरह से अगर स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है तो जो ऑब्जेक्ट उस लिफ्ट के अंदर है उसका भी वेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इफ़ लिफ्ट इज़ गोइंग डाउन विद द एक्सेलरेशन और द अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इज़ लेस दैन द ट्रू वेट। ठीक है, अगर जो लिफ्ट है वो डाउन जा रही है विद द एक्सेलरेशन, तो जो उसका ऑब्जेक्ट जो लिफ्ट के अंदर है उसका वेट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इफ़ द कॉर्ड ऑफ द लिफ्ट इज़ ब्रोकन। ठीक है, जो लिफ्ट को खींचने वाली जो वायर होती है अगर वो टूट जाए, इट फॉल फ्रीली। ठीक है, और लिफ्ट जो है वो फ्रीली फॉल कर रही है, इन दिस सिचुएशन द वेट ऑफ अ बॉडी इन द लिफ्ट बिकम ज़ीरो। ठीक है, तो जो लिफ्ट के अंदर जो बॉडी होगी उसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो। दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड वेटलेसनेस। ठीक है, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, वेटलेसनेस कहते हैं। वाइल गोइंग डाउन, इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज़ मोर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द बॉडी इन द लिफ्ट गोज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। ठीक है, अगर लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी ज़्यादा है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वो लिफ्ट की सीलिंग के ऊपर अटक जाएगा। ठीक है, मतलब ज़मीन से ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। ठीक है, अब केपलर ने प्लैनेट मोशन के ऊपर क्या क्या लॉज दिए थे उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, सभी के सभी जो ऑब्जेक्ट है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते हैं, विद द सन बीइंग एट रेस्ट एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट, जिसमें कि सन जो है वो रेस्ट पे रहता है और एक फोकस ऑर्बिट के अंदर होता है। ठीक है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विद सन एट ओरिजिन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। ठीक है, जो प्लैनेट का और सन का जो ओरिजिन है, ठीक है, वो इक्वल एरिया कवर करते हैं इक्वल टाइम में। ठीक है, ठीक है, और द एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सन प्लैनेट जो होते हैं सन के अराउंड और वो उनका जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस लॉ इज़ दैट स्पीड ऑफ प्लैनेट इंक्रीज व्हेन द प्लैनेट इज़ क्लोजर टू द सन एंड डिक्रीज व्हेन द प्लैनेट इज़ फार फ्रॉम द सन। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है कि प्लैनेट जो है अगर सन के आसपास में रहते हैं, ठीक है, जैसे आपको पता है कि इलिप्टिकल मोशन है, तो एक टाइम आएगा जब प्लैनेट है वो सन के बहुत ज़्यादा करीब होगा और एक टाइम आएगा जब बहुत ज़्यादा दूर होगा। ठीक है, तो ये यही चीज़ बोल रहा है कि जब
प्लैनेट जो है वो सन के पास में होता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और अगर सन से दूर है तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, ठीक है। इलिप्टिकल का मतलब आपको पता है ना कि जैसे मान लीजिए ये सन हो गया, ठीक है, और प्लैनेट जो है वो इस तरह से चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इसको हम इलिप्टिकल बोलते हैं। तो ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट हो गया और ये वाले जो हैं ये फारथेस्ट पॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया नियरेस्ट और फारथेस्ट वाला। द स्पीड ऑफ अ प्लैनेट इज़ मैक्सिमम व्हेन इट्स पेरिजी एंड मिनिमम एट व्हेन इट एट्स अपोजिट, ठीक है। तो पेरिजी मतलब जो सन के सबसे पास का पॉइंट हो गया वहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगी, और अपोजी मतलब सन से सबसे दूर पॉइंट हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, अपोजी बोलेंगे, और वहाँ पे स्पीड जो है वो मिनिमम होगी, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस बाय द सन, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द पीरियड, सॉरी एक सेकेंड, द स्क्वायर ऑफ अ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस प्लैनेट ऑफ द सन, ठीक है। ये यही बोल रहा है कि प्लैनेट को जितना टाइम लगता है ना उसके रेवोल्यूशन के अंदर, वो उसकी मीन डिस्टेंस का क्यूब होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, जैसे कि टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। Clearly distant planet have larger period of revolution. The time period of nearest planet Mercury is 88 days, where the time period of farthest Pluto is 247.7 year, ठीक है। तो ये यही चीज़ बोल रहा है कि जो प्लैनेट सन से जितना दूर होगा उसको रेवोल्यूशन में इतना ही टाइम लगेगा, ठीक है, उतना ही रिवॉल्व वो लेट करेगा। जैसे मरकरी है तो वो 88 डेज़ के अंदर ही सन के चक्कर लगा लेता है, और प्लूटो को 247.7 ईयर्स लगता है इन कंपैरिजन टू अर्थ, ठीक है। अगर अर्थ में हम 365 डेज़ के अंदर चक्कर लगाते हैं, उसके कंपैरिजन में 247.7 ईयर्स का जो है टाइम लगता है। अब सैटेलाइट्स की बात कर लेते हैं। सैटेलाइट आर नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडीज़ रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है। सैटेलाइट जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून, या फिर आर्टिफिशियल बॉडीज़ होती है जैसे हम लोग भेजते हैं अंतरिक्ष में, ठीक है, जो कि प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट वाइल इनसेट 1b इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। इनसेट IB जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है सैटेलाइट की, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, ठीक है। जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड होती है वो उसके मास के इंडिपेंडेंट होती है। Hence, satellite of different masses revolve in the orbit of same radius have same orbital speed, ठीक है। तो सैटेलाइट मान लीजिए कि अभी कोई सैटेलाइट है वो 26,000 के वो डिस्टेंस पे है, ठीक है, 26,000 मीटर्स को डिस्टेंस पे है। अब एक सैटेलाइट का वेट जो है वो 10 kg है और एक का जो वेट है वो 1000 kg है, बट उनकी जो रिवॉल्व स्पीड होगी ना वो सेम रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि उसका वेट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फास्ट रिवॉल्व करेगा। ये डिपेंड करता है आपके ऑर्बिट के ऊपर कि कौन सी ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट को प्लेस किया गया है, ठीक है। द ऑर्बिट स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन द रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है, सॉरी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस टू अर्थ। द ग्रेटर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट लेसर विल बी द ऑर्बिटल स्पीड। जितनी दूर सैटेलाइट होगा उतना ही जो है उसका ग्रेटर द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट लेसर द ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। जितनी ज़्यादा दूर सैटेलाइट होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसको रिवॉल्व करने में, ठीक है। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो अगर अर्थ सरफेस के पास में अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या रहती है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड की रहती है, ठीक है। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है, टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन टू द ऑर्बिट इज़ कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। एक पूरा चक्कर लगाने में सैटेलाइट को जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं। दैट इज़ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस टू अर्थ, ये अपन ने देख लिया ऊपर ही, ठीक है। ग्रेटर द हाइट द मोर विल बी द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया डिपेंड्स अपॉन ऑर्बिट। द
उसके बाद में आ गया द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये अपन ने पढ़ लिया। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द अर्थ सरफेस इज 1 hour 24 minutes, ठीक है। मतलब अर्थ सरफेस के जो सबसे नियरेस्ट सैटेलाइट है उसको सिर्फ 84 मिनट्स लगते हैं पूरी अर्थ का एक राउंड लगाने में, ठीक है। अब देखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इफ़ अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन अ इक्वेटोरियल प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर कोई सैटेलाइट है वो एक इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर है और अर्थ के डायरेक्शन में ही रिवॉल्व कर रहा है जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, विद द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टाइम टू द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है। और रेवोल्यूशन पीरियड कितना है उसका 24 आवर्स का ही है। देन द सैटेलाइट विल अपीयर स्टेशनरी रिलेटिव टू अर्थ, ठीक है। तो उसके रिलेटिव जो है सैटेलाइट स्टेशनरी ही हमें लगेगा, ठीक है। ऐसे लगेगा कि कोई स्टार है जो अपने साथ साथ ही अर्थ ट्रैवल कर रहा है। देन द सैटेलाइट विल अपीयर, सच अ सैटेलाइट इज़ कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऐसे सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। सच अ सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट द हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर, ऐसे जो सैटेलाइट होते हैं वो 36,000 किलोमीटर्स की हाइट पे रिवॉल्व करते हैं। द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट, ठीक है। इसकी ऑर्बिट को क्या कहते हैं, पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं। आर्थर सी क्लार्क वॉज फर्स्ट टू प्रिडिक्ट that a communication satellite can be stationed into the geosynchronous orbit, ठीक है। आर्थर सी क्लार्क जो है वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर हम जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को स्टेशन कर सकते हैं। अब आता है एस्केप वेलोसिटी। द एस्केप वेलोसिटी इज़ दैट मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बाय विच अ बॉडी should projected from the surface of earth so it goes out with the gravitational field of the earth and will never return to earth, ठीक है। क्या चीज़ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हम ऊपर पत्थर फेंकते तो पत्थर एक लिमिट तक ऊपर जाता है उसके बाद में नीचे आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम कितनी स्पीड से पत्थर को फेंकें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को पार कर जाए और अर्थ से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी का मास से कोई लेना देना नहीं है, शेप से कोई लेना देना नहीं है, साइज़ ऑफ द बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, इनसे भी कोई लेना देना नहीं है। बॉडी कितनी बड़ी है, उसके प्रोजेक्शन का डायरेक्शन क्या है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर फिर आप पूछते हैं कि सर जो रॉकेट को बनाते हैं तो वो आगे से शेप ऐसी क्यों बनाते हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके अपोजिट में फोर्स लगता है, ठीक है। तो उस फोर्स को कम करने के लिए जो एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, जो एयर प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए इनकी शेप ऐसी बनाई जाती है कि वो विंड को कट कर सकें और अपनी स्पीड को बढ़ा सकें, ठीक है। द एस्केप वेलोसिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी को सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी भी कहा जाता है। फॉर अर्थ एस्केप वेलोसिटी इज़ 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड एंड फॉर मून द एस्केप वेलोसिटी इज़ 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और मून की कितनी है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है सैटेलाइट की, तो v0 इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर अंडर रूट स्मॉल जी इंटू आर, एंड द एस्केप वेलोसिटी अगर किसी की निकालनी हो तो अंडर रूट 2 g r, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। सो v इज़ इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ द ऑर्बिट वेलोसिटी, ठीक है। यही हो गया जो आपका एस्केप वेलोसिटी है। तो अगर उसका सीधा फॉर्मूला लिखेंगे तो अंडर रूट 2 इंटू में v0, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल स्पीड होगी उसका √2 टाइम्स जो है वो आपका एस्केप वेलोसिटी होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। देयरफॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज़ इंक्रीज टू √2 टाइम्स द सैटेलाइट विल लीव टू द एंड अर्थ एंड एस्केप, ठीक है। तो ये यही चीज़ बोल रहा है कि अगर किसी भी ऑर्बिटल वेलोसिटी को, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑर्बिटल वेलोसिटी को और √2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दोगे, यानी 1.41 या फिर 41% अगर इंक्रीज़ कर दोगे तो वो
ऑर्बिट को एस्केप कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो ग्रेविटी का लेक्चर था ये अभी ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब कल आपको इसके ऊपर नए चैप्टर का जो लेक्चर है वो मिल जाएगा। साइंस के देखिए, अगर आप लुसेंट पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ते रहिए, और अगर आपको जल्दी रिवीजन करने हैं तो आप इन लेक्चर्स को देखिए, ताकि आपको इसमें लाइन वाइज ही मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। तो अगर आप सिर्फ इनको सुन लेंगे तो भी आपको एग्ज़ाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे और वो याद रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।